यमन के हुसीस के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने आई है। यमन की जो पॉलिटिक्स हैं उसमें क्या चल रहा है, यूएन इस वक्त अपना क्या किरदार अदा कर रहा है और यूएस उसको कैसे रुकवाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब किस तरह देख रहा है। आपको याद होगा हमने कुछ वीडियोस पहले डिस्कस किया था कि यमन में कुछ रोड्स खुलना शुरू हो गई हैं, कुछ राहदारियां जो बंद की हुई थी दोनों साइड्स ने, हुसीज ने और यमन की सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट ने। यमन में इस वक्त दो पैरेलल गवर्नमेंट्स हैं, एक सऊदी बैक्ड कोलिशन गवर्नमेंट है और एक हुसीज की गवर्नमेंट है। तो इन्होंने अपने अपने एरियाज़ में कंसोलिडेशन की हुई थी। सना की बात करें कैपिटल सिटी की, तो वो हुसीज के कंट्रोल में थी और हमने देखा था कि किस तरह ताज की जो रोड है उसको ओपन किया गया था, जो कई सालों से ब्लॉकेट के ज़ेर असर थी। तो अभी जो पीस एफर्ट्स हैं उस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। बेसिकली इनकी लड़ाई चल रही थी पिछले 9-10 सालों से और इस पिछली दिसंबर में, ये जो लास्ट दिसंबर है, उसमें एग्रीमेंट होना था और यूएन इन एग्रीमेंट्स के पीछे था। यूएन इन टॉक्स को कंडक्ट करवा रहा था सऊदीज और यमनीज के दरमियान। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मिडल ईस्ट में सिचुएशन ख़राब हो गई और इनकी जो पीस टॉक्स है वो भी वहीं पर खड़ी रह गई। तो इस वीडियो में हमने देखा था कि रोड्स खुलने के बाद एक उम्मीद नज़र आई थी कि इनके दरमियान जो पीस टॉक्स हैं और पीस का जो पूरा प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। उस हवाले से एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अब आपको पता है कि यमन में कुछ इलाकों में हुसीस का कंट्रोल है और कुछ इलाकों में सऊदी बैक्ड यमनी कोलिशन गवर्नमेंट का। अब ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये अपने अपने अंडर बैंक्स को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी जिन इलाकों में हुसीस की हुकूमत है वो वहाँ के बैंक्स को कंट्रोल कर रहे हैं और जिन इलाकों में यमनी हुकूमत है, ऑफिशियल हुकूमत, वो उन इलाकों के बैंक्स को कंट्रोल कर रही हैं। और पिछले कुछ सालों से इन्होंने एक दूसरे के बैंकिंग सिस्टम पर भी सैंक्शंस आयद कर दी थी, क्योंकि किसी भी मुल्क पर इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए उसके रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये जो जंग है इसमें दोनों मुलविस हो गए थे और बड़ा शदीद तरीके से अग्रेसिवली इन्होंने इसको परसू किया था। और अब बैंकिंग सिस्टम में सैंक्शंस के हवाले से स्लो डाउन की रिपोर्ट सामने आ रही हैं और इन सारी एफर्ट्स में यूएन अपना एक किरदार अदा कर रहा है। यमन में जो यूएन के एनवॉय हैं हैंस ग्रनबर्ग, उनको दोनों साइड्स ने इन्फॉर्म किया है कि हम डी एस्केलेशन करने को तैयार हैं बैंकिंग सिस्टम के हवाले से। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ, यूएन के एम्बेसडर ने कंफर्म किया है कि इस डी एस्केलेशन में सऊदी अरेबिया का हाथ है। जी हाँ, इस पीस डील के पीछे सऊदी अरब अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, यमन में जो दोनों बड़ी पार्टीज हैं, हुसीज हो चाहे यमनी गवर्नमेंट हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही थी पैसों के हवाले से। दोनों को एक शदीद फाइनेंशियल क्रंच का सामना था और इस क्रंच से बचने के लिए इन दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना दोबारा एक हो जाएं। तो रिसेंटली अभी मई में यमन की जो गवर्नमेंट है उनके सेंट्रल बैंक ने सना के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को बैन कर दिया था, क्योंकि वो हुसीस के अंडर थे। क्योंकि वो हूती कंट्रोल्ड बैंक से ये मुतालबा कर रहे थे कि आप अपने सारे ऑपरेशंस को आयडन में शिफ्ट करें, जो कि वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पर हुसीस का कंट्रोल था, वो उनको शिफ्ट नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने ट्रांजैक्शन पर पाबंदी लगा दी और जवाबन हुसीस ने भी यही किया कि उनके अंडर जो बैंक्स थे उन्होंने कहा कि आप बाकी मुल्क के जो बैंक्स हैं जो इनकी हुकूमत के कंट्रोल में है, आप उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, यानी एक दूसरे पर सैंक्शंस आयद कर दी थी। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी ये करेंसी एक्सचेंज ऑफिसेस को, मनी ट्रांसफ़र एजेंसीज़ को और जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, क्योंकि वो मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े बैंकिंग सिस्टम के साथ काम करने से महरूम हो गए थे। इनको कहा गया था कि आप अपने बैंक्स के ऑपरेशंस को सना से आयडन में मूव करो, जिसको वो सक्सेसफुली नहीं कर सके थे। और उन्होंने आयडन में मौजूद जो अपना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इन्हांस करना शुरू किया था, लेकिन वो पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रॉपरली आयडन में मूव नहीं कर सके। और नौबत यहाँ तक भी पहुँच चुकी है कि हुसीस के अंडर जो सेंट्रल बैंक और दूसरे बैंक्स हैं उन्होंने वहाँ पर अपनी करेंसी नोट्स छापने शुरू कर दिए थे, यानी एक मुल्क, दो गवर्नमेंट और दो करेंसीज।
और हुसीज ने इसका ब्लेम भी सऊदी अरब को दिया था कि ये सऊदीज की वजह से हो रहा है कि यमन की जो गवर्नमेंट है वो हमारे बैंकों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। तो इसीलिए हुसीज ने रिटेलिएट किया था और एडन में जो 13 बैंक्स काम कर रहे हैं उस गवर्नमेंट के अंडर, उनके साथ ट्रांजैक्शन को रोक दिया था। और उन बैंक्स की ब्रांचेस जो सना सिटी में थी या उन जगहों पर जहां पर हुसीज का कंट्रोल है, और वहां पर अगर किसी का बैंक अकाउंट था तो वो अपने ही बैंक से पैसे नहीं निकलवा पा रहा था, सिर्फ एरिया डिफरेंट होने की वजह से। यानी यमन के लोगों के सामने एक और बहुत बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज खड़ा हो गया था। मतलब ऑलरेडी वहां पर इतने बुरे हालात हैं तो बैंकिंग सिस्टम भी इस तरह उनको तंग करना शुरू हो गया था, सिर्फ लड़ाई की वजह से। यमन के हवाले से यूएन कोशिश कर रहा है कि जितने भी यहाँ पर बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं इनको टेबल पर बिठाया जाए और एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस को जन्म दिया जाए जिसमें सारे प्लेयर्स अपना अपना किरदार अदा करें। या ये ना हो कि एक जगह पर पैरेलल गवर्नमेंट हो और दूसरी जगह पर दूसरी गवर्नमेंट हो, सारे मिलकर काम करें यमन की बेहतरी के लिए, क्योंकि यमन का बहुत बुरा हाल है। अब आप खुद सोचें कि जिस मुल्क में 2 पैरेलल गवर्नमेंट्स होंगी और दोनों ने एक दूसरे पर सैंक्शंस आयद की होंगी तो उस अवाम का क्या बनेगा। यानी जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से मिल नहीं रहे अवाम को, किसी जगह पर किसी का कंट्रोल है और कहीं दूसरी पार्टीज का, और इंटरनेशनल सैंक्शंस अलग हैं, सऊदी ब्लॉकेड अलग है, एयर स्पेस क्लोजर अलग है, पोर्ट्स पर पाबंदियां अलग हैं। तो इस सूरत हाल में यूएन ने ये एफर्ट की है कि ये इनको एक किया जाए, ये जो पैरेलल गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको काफ़ी हद तक कम किया जाए और ये अपनी अपनी कैपेसिटी में रहकर यमन की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। 2015 में जब ये जंग इंटेंसिफाई हुई थी तो हुसीज ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया था, तो स्पेशली जो इनका कैपिटल सिटी था सना, उस पर भी इन्होंने कंट्रोल जमा लिया था। ये कैपिटल सिटी था। उसके बाद जो सऊदी लेड कोलिशन गवर्नमेंट है उनको अपना कैपिटल एडन में कन्वर्ट करना पड़ा, वहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो यमन का जो पुराना एक ट्रेडिशनल सेंट्रल बैंक था वो सना में था, जो कि अब हुसीज के अंडर है, और नया बैंक उन्होंने फिर बनाया एडन में, जो कि सऊदी लेड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जो उनकी ट्रांजैक्शंस पूरी करता है। फ़लस्तीन जंग के बाद जब हमने देखा था कि मिडल ईस्ट की जंग का स्कोप एक्सपैंड हुआ था, हुसीज ने गल्फ ऑफ एडन और बाबुल मंडब स्ट्रेट पर हमले शुरू किए थे, इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस डिसरप्ट हो गई थी, तो उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह अमेरिका और यूके ने यमन पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की थी। पिछले दिनों तो इजराइल ने भी डायरेक्ट स्ट्राइक्स की हैं। तो उसके बाद ये पीस प्रोसेस काफ़ी हद तक स्लो डाउन का शिकार हो गया था, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब को भी कह रहा था कि आप हमारे इस कोलिशन को ज्वाइन करें, जबकि सऊदी अरब चाहता है कि इस जंग का खात्मा हो, क्योंकि सऊदी अरब बहुत एम्बिशन है अपने 2030 विजन को लेकर, जिसमें उन्होंने अपनी टूरिज़्म को एक्सपैंड करना है, इकॉनमी का जो स्कोप है उसको बढ़ाना है, इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना है। तो वो चाहते हैं कि इस पूरे रीजन में अपने जितने भी एडवर्सरीज़ हैं उनके साथ एक अमन का माहौल हो। ये ना हो कि वहाँ से मिसाइल आ रहे हों और हम भी बमबारी कर रहे हों। तो सऊदीज़ को इस वक्त अमन की ज़रूरत है, अपने नॉर्थ में भी और अपने साउथ में भी। यमन इनके साउथ में है, इन्होंने बड़ी बमबारी की हुई है, तो अब सऊदीज़ भी चाहते हैं कि एक पीस प्रोसेस शुरू हो और पीस का आगाज़ हो, ताकि इनके जो एम्बिशंस हैं, जो ये रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, न्योम सिटी बना रहे हैं, बड़े बड़े टूरिस्ट स्पॉट ये बिल्ड कर रहे हैं, उनको कोई मसला ना हो। तो यूएन अब इस मामले में पड़ा है और उन्होंने इनके डिफरेंसेस को हल कराने की कोशिश की है, और उसमें उन्होंने सऊदी अरब का भी शुक्रिया अदा किया है। यूएन ने इस हवाले से कहा है कि हमने नेशन वाइड सीज फायर को इम्प्लीमेंट करना है और उसके साथ ही एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस को जन्म देना है। इसके अलावा यमन की नेशनल एयरलाइन है यमीनिया, उस हवाले से भी दोनों पार्टीज़ के इख्तलाफ हैं जिनको अब मिलकर इन्होंने हल करना है, और ऐसा लग रहा है कि ये पीस की एफर्ट्स कामयाब हो जाएंगी। पहले हमने देखा था कि रोड्स खुल रही थी बहुत ज़्यादा, उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और अब यमन की जो नेशनल एयरलाइन है उस हवाले से भी एक कंसेंसस की जानिब बढ़ रहे हैं दोनों ग्रुप्स। और इस हवाले से हुसीज और यमन की हुकूमत के दरमियान मीटिंग्स होंगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फाइनेंशियल चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट में हमने पिछले दिनों देखा था कि यूएस $1.5 बिलियन ब्लॉक करना चाहता है यमन के सिविल सर्वेंट्स का, जो कि सऊदी अरब ने ये रकम रिलीज़ करनी थी यमन के बैंक्स में। तो अमेरिका की वहाँ पर ये शर्त थी कि जिन जिन एरियाज़ पर हुसीज का कंट्रोल है वहाँ पर ये रकम रिलीज़ नहीं की जाएगी, क्योंकि उनको ये डर था कि ये सारी रकम हुसीज के हाथ लग जाएगी और वो मज़ीद एम्पावर्ड होंगे, वो मज़ीद एम्बोल्डन होंगे, और जो वो हमें चैलेंज कर रहे हैं
उनकी कैपेसिटी में इजाफा होगा उस हवाले से। तो इसलिए यूएस यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये लॉबिंग कर रहा है कि ये $1.5 बिलियन यमन के सिविल सर्वेंट्स को ना मिलें जो सना सिटी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि सना सिटी हुसीस के अंडर है। तो यूएन का जो पीस प्रोसेस है, जो रोड मैप है यमन के हवाले से, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। उसमें यह है कि नेशन वाइज सीज फायर को इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। ये जो $1.5 बिलियन है, इस हवाले से पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज हैं उनकी पेमेंट करना है। ऑयल एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करना है। यमन में इंपॉर्टेंट राहदारियाँ जैसा कि तैज़ वगैरह की रोड्स को ओपन करना है। और हुदैदा पोर्ट और सना एयरपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम करना है। पिछले दिनों हमने देखा कि इजराइल ने किस तरह हुदैदा पोर्ट को तबाह बर्बाद कर दिया है, जो ऑलरेडी पाबंदियों का शिकार थी। तो अब आप देखें कि यूएन का ये जो पूरा पीस प्लान है, इसमें कई चीज़ें ये अब अचीव करते जा रहे हैं। जैसा कि तैज़ की रोड भी ओपन हुई है, बैंकिंग सिस्टम के हवाले से भी कामयाबियाँ मिली हैं। अभी पेमेंट रहती है, ये जो $1.5 बिलियन की है, इसको इन्होंने एग्जीक्यूट करना है। और बाकी जो पाबंदियाँ हैं इनकी मेन पोर्ट सिटीज़ पर, उनको हटवाना है और ऑयल एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करना है। अमेरिका की अंसारुल्लाह के साथ एक नई जंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इस प्लान को अमेरिका रुकवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदीया अंदर खाते इस पीस प्लान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सऊदीया को चाहिए अमन। और यमन में हुसीज जितना ज़्यादा एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका अपने आप को दिखा रहे हैं, उतना ही उनको फ़ायदा हो रहा है पॉलिटिकली। लोग इनकी सफ़ों को ज्वाइन कर रहे हैं और पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं यमन के अंदर। और इसी वजह से ये जो यमन की हुकूमत है वो इनसे बातचीत करने पर आमादा है और इन पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस हटा रही है। इससे जाहिर होता है कि अपने मुल्क में ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है कि यमन के अंदर हुसीज एक तगड़ी पावर है। ये कोई कमज़ोर ग्रुप या महज एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है या कोई प्रॉक्सी ग्रुप नहीं है। अब यहाँ की वहाँ की एक पैरेलल गवर्नमेंट है, जिसके अपने रिसोर्सेज हैं, अपना बैंकिंग सिस्टम है, अपनी फ़ौज है, अपनी हुकूमत है। तो इसलिए इस पूरे रीजन में एक नए ग्रुप के साथ पंगा जो ले रहा है यूएस, उसका मतलब यही है कि वो तकरीबन एक पूरे मुल्क से पंगा ले रहा है। ऑलरेडी मिडल ईस्ट में इनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और यमन में हुसीस के साथ ये पंगा कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या है कि ये वहाँ की एक पैरेलल हुकूमत के साथ पंगा कर रहे हैं और मिडल ईस्ट में मज़ीद आग को जन्म दे रहे हैं, जिससे इनको बाज रहना चाहिए। असल मसला क्या है, इनका क्या नैरेटिव है? ये कह रहे हैं कि जब तक इजराइल गज़ा के अंदर अपनी बर्बरियत ख़त्म नहीं करेगा, हम तब तक रेड सी के जो ट्रेड रूट है उसको डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि यूएस इस वक्त बुनियादी मसले को समझे और बुनियादी मसला ये है कि गज़ा की बर्बादी, उसको रोकना होगा। इजराइल को मना करना होगा कि वो अपनी कैंपेन को बंद करे, जिसकी वजह से पूरे मिडल ईस्ट में आग लग रही है। पूरा कॉन्फ्लिक्ट फैल रहा है, कई हज़ार किलोमीटर्स दूर तक चला गया है। खुद बाइडन साहब कह चुके हैं कि इन स्ट्राइक्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उल्टा क्या हो रहा है कि उनका पीस प्रोसेस कामयाब हो रहा है, वो पॉलिटिकली मज़ीद तगड़े हो रहे हैं। तो यमन को और उसके अंदर मौजूद एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ग्रुप हुसीस को एज अ कंट्री डील करना चाहिए, ना कि एक मिलिटेंट ग्रुप। ये बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए कि इस मसले को हल करे, नहीं तो जंग की आग किस तरह भड़क रही है ये इन सब के सामने है। यमन इस वक्त एक ख़तरनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहा है। लोगों को खुराक की कमी का सामना है, लोगों के पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं और सऊदी अरब की जानिब से लगी पाबंदियां भी इनके हालात को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। 2 करोड़ के करीब लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड की शदीद ज़रूरत है, जबकि 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग खुराक की कमी का शिकार हैं और 50 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। हेल्थ केयर, सैनिटेशन, वाटर और एजुकेशन की जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यमन के अंदर पीस आए। यमन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री है, ये कोई छोटा मुल्क नहीं है। अगर यहाँ पर मसले होंगे तो डेफिनेटली इससे पूरा रीजन मुतासिर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यूएन का ये जो रोड मैप है पीस के हवाले से, ये जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो और लोगों की मुश्किलात कम हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में यूएन का ये जो पीस प्रोसेस है यमन के हवाले से, क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा या आपके ख्याल में यूएस और इजराइल इसको सबटाज करने में कामयाब हो जाएंगे? क्या आपके ख्याल में सऊदी अरब सच्चे दिल से इस अमन प्रोसेस के पीछे है जैसे कि यूएन कह रहा है, या इसके पीछे कोई सऊदी चाल है? क्या हुसीज यूएन और सऊदी अरब की बात मान लेंगे कि आप रेड सी पर अपने हमलों को ख़त्म कर दें?
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।